Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EditApps platform. So, preparing for CIB December 2026, this series CIB on the go is a perfect series for you. जहाँ पर आप अपने कंपोनेंट्स के सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर रहे हैं सो दैट आपके एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। सो आज हमारा ABFM में लेक्चर नंबर 8 है विच इज़ अबाउट डायरेक्टिंग। हमारा मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन जो है डायरेक्टिंग, हम उसको आज डिस्कस कर चलेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द कन्वर्जेशन अबाउट डायरेक्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि एग्जाम की तैयारी जब भी की जाती है फॉर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एग्जाम का इंसाइट मिल जाता है किस तरीके का पेपर का लेवल आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल्स, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन हो जाती है। सो CIB के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या CIB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, फॉर दैट आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर लैंड करेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी ई बुक विच इज़ मेड बाय EduTap, जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए MCQs और डिटेल सिलेबस। अब इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल आउट करनी है एंड डाउनलोड फ्री ई बुक पर क्लिक करना है। सो ये ई बुक आपके डिवाइस में विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी आ जाएगी। सो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये डॉक्यूमेंट। डू अवेल द बेनिफिट दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, तो आप इस बेनिफिट को ज़रूर उठाइए। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की विच इज़ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर जो मतलब सुपीरियर है। देखिए, दो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक होगा सुपीरियर जो एक अपर लेवल पर काम करेगा और सुपीरियर के नीचे जो काम करेगा उससे बोला जाता है सबॉर्डिनेट, है ना। तो मैनेजेरियल फंक्शन जिसमें आपको गाइड किया जाए, यू बीइंग अ सबॉर्डिनेट, यू आर बीइंग गाइडेड, सुपरवाइज्ड, मोटिवेटेड एंड कम्युनिकेटेड, वो क्या है आपके लिए डायरेक्टिंग है। ठीक है ना, जैसे ब्रांच का मैनेजर सुपीरियर है जो कि डायरेक्टिंग का फंक्शन कर चलता है, परफॉर्म कर चलता है, और जो ब्रांच के अदर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो क्या हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स हैं। तो जो ब्रांच मैनेजर है वो उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करेगा, उन्हें सुपरवाइज करेगा, यानी उनके काम को मॉनिटर करेगा। अगर लगेगा कि वो लोग डिमोटिवेटेड हैं तो उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करेगा और उनके साथ टाइमली कम्युनिकेशन बनाकर रखेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव हो पाए। ठीक है, तो गाइड का मतलब क्या है, गाइड का मतलब है डायरेक्शन देना, रोल्स क्लैरिफाई करना, एक्सपेक्टेशन सेटअप करना, एक टारगेट सेटअप कर देना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस को एक क्लियर और इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना। मोटिवेट का मतलब क्या होता है, इंस्पायर करना, एनकरेज करना, और सुपरवाइज का वर्क मतलब क्या होता है, मॉनिटर करना, काम को मॉनिटर करना। जो भी टास्क आपको दिए जा रहे हैं वो ट्रैक पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे, किस तरीके से चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को सुपरवाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है बाय द मैनेजर, बाय द सुपीरियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, सबसे पहला इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि प्लान्स को एक्शन में बदलने का काम कहाँ होता है, डायरेक्टिंग में होता है। हमने देखा प्लानिंग में प्लान बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में रिसोर्सेज जो हैं उन्हें गैदर किया जाता है, स्टाफिंग में देखा जाता है कि ये काम कौन करेगा, है ना। तो डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, जो प्लान्स हमने बनाए हैं अब उन्हें इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर लाया जा रहा है, उन्हें एक्शंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस मिलती रहती है और उस गाइडेंस की हेल्प से दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज, परफॉर्म देयर फंक्शंस, और वो अपने प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ऑल एनकम्पासिंग फंक्शन मतलब कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जो हमारा डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो हमारा रन करता है। इसको आप ऑल परवेजिव भी बोल सकते हो कि हर जगह पर ये जो है फंक्शन आपका अप्लाई होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार डायरेक्ट कर दिया, एक बार मोटिवेट कर दिया, एक बार गाइड कर दिया, काम चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। टाइम टू टाइम ये जो चीज़ें हैं चलती रहती है। मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं वो भी सभी ऑल परवेजिव भी हैं और कॉन्टिन्यूस भी होंगे। डाउनवर्ड रहेगा डायरेक्टिंग का फंक्शन, कभी भी सबॉर्डिनेट सुपीरियर को मोटिवेट या गाइड कर नहीं चलेगा, हमेशा सुपीरियर से ही ये चीज़ें आएंगी, यानी ये डाउनवर्ड फ्लो में चलेगा। ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन है, इंसानों की ज़रूरत है, ह्यूमंस के ऊपर लोगों की मैनेजमेंट के लिए ये फंक्शन बनाया गया है। सो इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बींग्स। अब इसी के डायरेक्टिंग के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर ही हमारे पास एक टॉपिक आता है लीडरशिप का। लीडरशिप क्या है, लीडर का मतलब क्या है, लीडर कौन है, क्या मैनेजर और लीडर एक ही है, क्या मैनेजर और लीडर अलग अलग हैं,
क्या फ़र्क है मैनेजर और लीडर में, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो लीडरशिप का मतलब क्या है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को इंस्पायर करना, किसी को गाइड करना, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को, अपनी टीम को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़े। वो क्या होगा, आपके लिए लीडरशिप होगी, वो आपकी लीडरशिप एक क्वालिटी होगी, ठीक है ना। सो मैनेजर और लीडर दोनों अलग अलग हैं। एनी पर्सन कैन बी अ मैनेजर, बट इट टेक स्पेशल एबिलिटीज टू बी अ लीडर और बी अ गुड लीडर, ठीक है ना। हर पर्सन मैनेजर बन सकता है, लेकिन लीडर बनने के लिए आपके लिए अंदर स्पेशल एबिलिटीज का होना ज़रूरी है ना। तो लीडर और मैनेजर में फ़र्क क्या है, मैनेजर का काम होता है प्लान करना, कंट्रोल करना, वेराज जो एक लीडर, एक अच्छा लीडर होगा, वो इंस्पायर करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को। मैनेजर जो है उसका फोकस प्रोसेस पर रहता है, लेकिन जो हमारा लीडर होता है उसका फोकस लोगों पर रहता है कि किस तरीके से वो काम अच्छे तरीके से करवा सकता है। मैनेजर शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है, बट अगर हमें लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करना है, अगर हमें अच्छी टीम बॉन्डिंग करनी है, तो टीम लीड या जो मैनेजर होता है टीम का, वो एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल अथॉरिटी को यूज़ करता है हमारा मैनेजर, वेयर एज जो लीडर है वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से अर्न करता है अपनी पोजीशन, है ना। मैनेजर तो आप थ्रू फॉर्मल रूट्स ही बनते हो ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको मैनेजर बना दिया, लेकिन लीडर बनने के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, वेराज जो लीडर है वो इनोवेशन को एनकरेज कर कर चलता है। तो एक मैनेजर जो है वो सिर्फ इतना ही इंश्योर करता है कि काम हो जाए, लेकिन लीडर ये इंश्योर करता है कि लोग विलिंगली जो है उस काम को करे, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है जी। आगे बात करते हैं लीडरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लीडरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन मिलती है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है, और अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे, तो उनका कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क जो है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन में अगर बदलाव लाना है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंजेस लेकर आने हैं, तो उसके लिए भी अच्छी लीडरशिप अगर होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने भी ईजी रहेंगे। हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में। सो इफ देर इज अ गुड लीडर ऑन टॉप ऑफ यू, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज लाने में दिक्कत नहीं आएगी, यू विल बी हैप्पी टू वेलकम द न्यू चेंजेस, ठीक है ना। और लीडरशिप की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है, परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस होती है। नेक्स्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एक लीडर के। तो विजन डायरेक्शन सेट करना, सपोर्ट करना, गाइड करना अपनी टीम को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर कर रखना, डिसीजंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिसीजंस लेना, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिजॉल्व करना, टीम मेंबर्स को डेवलप करना, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की अचीवमेंट के ऊपर काम करना। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन तो मैनेजर ही होगी। अब मैनेजर के अंदर लीडरशिप की एबिलिटी है या नहीं है, दैट इज अ पॉइंट, है ना। तो हर कोई लीडर नहीं बन सकता है, नॉट एवरी वन कैन बी अ गुड लीडर, बट एवरी वन कैन बी अ मैनेजर, है ना, एनी वन कैन बी अ मैनेजर। सो एक इफेक्टिव लीडर जो है वो खाली इंस्पायर नहीं करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की तरफ एम्प्लॉयज़ को गाइड भी कर कर चलेगा। अब इफेक्टिव लीडर की क्वालिटी क्या हुई कि एक कुछ उसमें इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होंगी, इंटेलिजेंस, विजन, फोरसाइट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड एट कन्विंसिंग पीपल, है ना, दे आर वेरी दे हैव अ वेरी फ्लुएंट काइंड ऑफ टॉकिंग, उनकी बातें ही इस तरीके की होती हैं कि लोग जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ जो है इंस्पायर हो जाते हैं उनसे। पर्सनल इंटेग्रिटी, दे सीम टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, जिसको देख कर बाकी एम्प्लॉयज़ भी वैसा बनना चाहते हैं और उनकी बातों को भी फॉलो करना चाहते हैं। उनके इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया कम्युनिकेशन स्किल्स में, कि उनके जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, यानी जो वन ऑन वन टॉक वाले स्किल्स होते हैं, वो उनके टॉकिंग एबिलिटीज़ जो हैं, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। सो दे यूजली बिकम द प्रॉब्लम सॉल्वर्स फॉर देयर टीम मेंबर्स। लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स हैं। एक लीडरशिप स्टाइल हमारे पास आता है अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पर लीडर अकेला सारे डिसीजंस बनाएगा। अब अगर अकेला पर्सन डिसीजंस ले रहा है, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी क्विक होगी, और एमरजेंसीज के टाइम पर दिस अथॉरिटेरियन स्टाइल जो है इट इज़ वेरी मच सुटेबल, है ना। लेकिन यहाँ एम्प्लॉयज़ से बातचीत नहीं की जा रही है, एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर डिसीजन लिया जा रहा है, और उन्हें सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसा डिसीजन ले लिया गया है।
नेक्स्ट स्टाइल इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां पर लीडर अपने टीम मेंबर्स के साथ पार्टिसिपेट करता है, अपने टीम मेंबर्स को एंगेज करता है और उनसे इनपुट्स लेने के बाद ही डिसीजन बनाता है। सो कहीं ना कहीं अगर जो टीम के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा इन द डिसीजन मेकिंग, तो मेंबर्स जो है दे फील इंक्लूडेड, है ना, उन्हें अच्छा लगता है, इनसाइड दे फील हैप्पी, तो उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क भी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड स्टाइल जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांजैक्शनल, जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को एकदम क्लियर रखा जाएगा, डिसिप्लिन पर काफ़ी फोकस रहता है यहाँ पर, और जिसने काम रूल्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से किया तो उन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं अंडर द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट कम्स टू बी डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल, जहां पर अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है, एम्प्लॉयज को ही काम करने के लिए दे दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि दे नीड टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। लेकिन ये वहां पर सुटेबल है जहां पर आपके टीम मेंबर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। अगर न्यू कमर्स हैं आपकी टीम के अंदर तो आप उनके ऊपर काम नहीं छोड़ सकते हो, आप उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने की परमिशन नहीं दे सकते हो, है ना। तो आप वहाँ डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल फॉलो नहीं कर सकते हो। अगर आपकी टीम एक्सपीरियंस्ड है तो आपको उन्हें बार बार रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं है। आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करना जानते हैं तो दे वर्क इंडिपेंडेंटली, और डेलीगेट कर दी जाती है क्या, हमारी अथॉरिटी, लीडर खुद काम कम करता है। एंड देन कम्स द ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं जो लीडर्स, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में आ जाएंगे। ये ऐसे लीडर्स होंगे जो कुछ नया करने की सोचते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया हो, दे इंस्पायर इनोवेशन, है ना, दे क्रिएट अ शेयर्ड विजन, और अपने एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड कर कर दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, ठीक है ना। तो ग्रोथ और चेंज जो है, बदलाव लेकर आते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, ठीक है जी। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के लेक्चर में, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंडिविजुअल्स को मोटिवेट कर रहे हैं या उन्हें ऐसा सिमुलेट कर रहे हैं कि वो काम को बहुत ही खुशी से करें, बहुत ही जील से करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए, है ना। तो मोटिवेशन आपकी दो टाइप की रहेगी, एक हो जाएगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक हो जाएगी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी विद इन, है ना, अंदर से आप मोटिवेटेड फील करते हो, आपके इंटरेस्ट की वजह से जो है ये मोटिवेशन क्रिएट होती है ना। और ये वाली मोटिवेशन कंपैरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बिकॉज यू फील हैप्पी इनसाइड वेल वर्किंग, आपको खुद से ही लग रहा है कि आपको काम करना है, आप खुद से ही मोटिवेटेड हो काम करने के लिए, तो वो इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक क्या होती है, जो है रिवॉर्ड रिकॉग्निशन से आती है, आप अच्छा काम कर रहे थे तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट मिला तो आपको वो एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिला कि आप काम को और अच्छे से करो, है ना, या आपकी सैलरी बढ़ा दी गई, आपका इंक्रीमेंट अच्छा कर दिया गया, आपको बोनस दे दिया गया। तो ये जो है टेम्परेरी रहते हैं, बिकॉज इनका जो इफेक्ट है वो थोड़े टाइम में फेड हो जाता है। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी रहती है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन क्यों मैटर करती है, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड हो, बीइंग एन एम्प्लॉय अगर आप मोटिवेटेड हो और मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, आप जॉब से काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे, और अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड हो तो आप मैक्सिमम जो है आउटपुट देकर चलोगे ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय कमिटमेंट को बूस्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। मोटिवेशन को लेकर कुछ थ्योरीज है, जैसे ईआरजी थ्योरी है जो नीड बेस्ड है, हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, मैकलैंड्स की नीड थ्योरी है, व्रूम एक्सपेक्टेंसी, पोर्टर एंड लॉ मॉडल, इक्विटी थ्योरी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। तो इन थ्योरीज को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, बिकॉज ये जो हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है ये हमने अभी प्रीवियसली भी लेक्चर्स में डिस्कस की है, तो आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं, जो हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर की बात करता है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईआरजी थ्योरी गिवन बाय एल्डरफर्स। तो जो हमारे पास ये थ्योरी है इसमें ईआरजी का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब इस थ्योरी को समझने से पहले याद कीजिए कि आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी, नीड हीआर की थ्योरी गिवन बाय द अब्राहम मैस्लो। उस थ्योरी में क्या था कि मैस्लो ने बोला कि नीड्स के 5 लेवल्स हैं, और नीड्स जो हैं वो इसी ऑर्डर में फुलफिल होती हैं कि सबसे पहले आप अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल करते हो, जिसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह आ जाता है। फिर आपको सोसाइटी में
सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है तो आप सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स को सीख करते हो। आफ्टर दैट आप लव एंड बिलोंगिंगनेस में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग, फ्रेंडशिप्स और इन सब चीज़ों में चले जाते हो। उसके बाद आप अपनी एस्टीम नीड्स को फुलफिल करते हो जिसमें आप रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट चाहते हो दुनिया से। एंड देन कम्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जहाँ पर आप अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करते हो। राइट, हमने पढ़ा था ये। तो इसी थ्योरी के ऊपर बेस, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसी के ऊपर बेस है हमारी ईआरजी थ्योरी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिर्फ इन्हीं पांचों नीड्स को सिंप्लीफाई कर दिया इनटू एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस कह रहा है कि बेसिक मटेरियल नीड्स और जॉब सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए, है ना। तो पहली नीड इन्होंने यहाँ से एग्जिस्ट करवाई। ईआरजी थ्योरी में ऐसा कोई भी ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, ये किसी भी ऑर्डर में फुलफिल हो सकती है, बट इन्होंने नीड्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। फिर इन्होंने रिलेशनशिप्स की बात की, तो जो आपकी लव एंड बिलोंगिंग है वो रिलेटेडनेस में चली गई। एंड देन इन्होंने ग्रोथ की बात की जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड्स आपकी आ जाएंगी। पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ये सब हमारे ईआरजी थ्योरी की थर्ड कैटेगरी जो ग्रोथ कैटेगरी है उसमें चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है मेरे पास मैकलैंड्स की नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इन्होंने बोला कि जो लोग हैं वो अलग अलग डोमिनेंट नीड्स से मोटिवेटेड फील करते हैं, जैसे कि नीड ऑफ पावर, है ना। तो नीड ऑफ पावर, फॉर पावर एक ऐसी थ्योरी जहां पर आप अथॉरिटी पसंद करते हो, ठीक है ना, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना पसंद करते हो। आपको अगर लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग के टास्क दिए जाएं तो आप उन टास्क को एंजॉय करते हो, तो ये आपकी हो जाएगी नीड फॉर पावर। देन कम्स नीड फॉर एफिलिएशन, जहां पर लोग जो हैं वो रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं। दे लव वर्किंग इन अ टीम, है ना, उन्हें टीम में काम करना पसंद है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये लोग क्या सीख कर रहे हैं कि इन्हें एक्सेप्टेंस मिले, दे फील बिलोंगिंग, उन्हें एक बिलोंगिंग वाली फीलिंग आए कि ऑर्गेनाइजेशन में दे फील बिलोंग टू, है ना। तो ये हो जाएगी उनकी नीड फॉर एफिलिएशन। एंड देन कम्स नीड फॉर अचीवमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मतलब एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको चैलेंजिंग गोल्स पसंद है। जब उन्हें चैलेंजेस दिए जाते हैं, दे लाइक वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, वो उस चैलेंज को अचीव करने के लिए जो है काम करना चाहते हैं। तो ये इस टाइप के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफर करते हैं और साथ ही साथ दे सीक एक्सीलेंस। तो मैकलैंड ने जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोला, उन्होंने कहा कि कुछ डोमिनेंट नीड्स हैं और अगर ये डोमिनेंट नीड्स उन लोगों की फुलफिल होती हैं तो दे फील मोटिवेटेड, है ना। अल्टीमेट तो हमारा पर्पस क्या है कि कोई मोटिवेटेड फील करे, और मोटिवेशन से काम करने से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से अचीव होंगे। नेक्स्ट थ्योरी है व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्हें मोटिवेटेड तब लगता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एफर्ट, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट की वजह से एक अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। व्रूम एक्सपेक्टेंसी क्लियर बात कर रही है, ठीक है ना। तो इन्होंने, जैसे मान लो ये एक पर्सन है सोहन, और सोहन ने बोला कि क्या, सोचा कि क्या मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के टाइम पे इन्होंने 3 सवाल सोचे। पहला क्या था कि क्या मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, है ना, अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन इन्होंने लगाई। तो क्या ये मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ, हाँ, अगर ये मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। नहीं, अगर इनका इनका आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, इसका मतलब इनका मोटिवेशन लेवल कम है। अगर ये मानते हैं कि ये इस काम को अच्छे से, एक पर्टिकुलर काम को अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर इनके दिमाग में आता है इंस्ट्रूमेंटालिटी, यानी कि ही थिंक्स कि क्या मुझे ये अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मिलेगा, यानी मतलब इफ़ ही एक्सेप्ट दिस, तो ये क्या है, मोटिवेशन है, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं है। फिर बैलेंस की बात आती है कि क्या ये रिवॉर्ड मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं। तो 3 चीज़ों की बात की कि क्या मैं काम को अच्छे से कर सकता हूँ, देन क्या मेरे को ये अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड मिलेगा, और उसके बाद क्या ये रिवॉर्ड मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। इफ़
इट इज़ अ येस टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो मोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई है कि एम्प्लॉय जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर पुट इन करेगा, कि अगर उसे लग रहा है कि उसका काम करने से उसे रिवॉर्ड मिलेगा और रिवॉर्ड उसके लिए काफ़ी कीमती है, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो अपने बेटर परफॉर्मेंस जो है वो देगा। दैट कम्स अंडर द व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जहाँ एम्प्लॉय सोच रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे काम का आगे रिजल्ट आउटकम क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और मोटिवेशन थ्योरीज हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एक पॉटर एंड लॉलर मॉडल है विच इज़ अबाउट कि परफॉर्मेंस आपकी रिवॉर्ड्स पर जाती है और रिवॉर्ड्स से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होती है एंड यू फील मोटिवेटेड। इक्विटी थ्योरी क्या कहती है कि एम्प्लॉयज़ को तब अच्छा लगता है, एम्प्लॉयज़ तब मोटिवेटेड फील करते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है वो इक्वल है, उनको जो रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं वो बहुत ही फेयर जजमेंट के बेसिस पर दिए जा रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, कोई फेवरेटिज्म नहीं किया जा रहा है। एंड देन कम्स द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जहाँ पर लोगों को ये लगता है, जहाँ पर लोग बेटर परफॉर्म करते हैं जब उन्हें इंट्रिंसिक मोटिवेशन से वो ड्राइव होते हैं। इंट्रिंसिक की बात क्या थी, हिडन, आपके अंदर से जब आप मोटिवेटेड फील करते हो तो आप काम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करते हो, ऐसा हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है। ठीक है ना। सो मोटिवेशन थ्योरीज हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। मेरे पास एक आइडिया है अबाउट डायरेक्टिंग, आई एम हेयर एक्सप्लेनिंग दिस आइडिया ऑफ डायरेक्टिंग टू यू, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास आइडिया था, मैंने आपके सामने एक्सप्रेस किया और मेरा आइडिया जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। नो, कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है इट कंप्लीट्स व्हेन द मैसेज आई वॉन्ट टू टेल यू, है ना, द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव यू, वो आपको उसी तरीके से पहुंचे जिस तरीके से मैं उसे पहुंचाना चाहती हूँ। लाइक अगर मैं आपको डायरेक्टिंग का चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो डायरेक्टिंग का चैप्टर पढ़ाते हुए जब मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं उस टॉपिक को चाहती हूँ कि आपको समझ में आए, सेम वे से यू अंडरस्टैंड एंड यू प्रोवाइड मी अ फीडबैक, तो वो मेरे लिए क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। तो कुछ प्रोसेस हमारा यहाँ पर फॉलो होता है कि सेंडर में, यहाँ पर मैं हो गई जिसने कम्युनिकेशन को इनिशिएट किया, मैंने अपने मैसेज को एनकोड किया, मैंने अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में, सिंबल्स में कन्वर्ट किया, मेरे पास जो डायरेक्टिंग का आइडिया था मैंने उसे एक जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट किया, और यूजिंग द वर्ड्स, यूजिंग द सिंबल्स, यूजिंग द पिक्चर्स, मैं चाहती हूँ कि वो मैसेज आप तक पहुँच जाए और आपको समझ में आ जाए। फिर आपको ने मैंने मैसेज ट्रांसफ़र किया, जो मैं ये सारा कम्युनिकेशन कर रही हूँ, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अपना आइडिया, अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। चैनल क्या यूज़ किया गया, हमने यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज़ किया टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। फिर यू बीइंग द रिसीवर, यू विल रिसीव द मैसेज, और आप इस मैसेज को सुनकर, समझकर एक इंटरप्रिटेशन निकालोगे, यानी आप इस मैसेज को डीकोड करोगे, जहाँ पर आप इस मैसेज से एक मीनिंग जनरेट करोगे, और इस मीनिंग को जनरेट करने के बाद आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या आपको कहीं पर डाउट आया। तो जो आपका रिस्पॉन्स है दैट इज़ अ फीडबैक फ्रॉम योर साइड टू मी, और जैसे ही आपका एक फीडबैक आता है तो इट गिव्स मी एश्योरेंस कि जैसा मैंने समझाना चाहा वैसा आपको समझ में आया, है ना। तो एक अंडरस्टैंडिंग की कन्फर्मेशन जो है वो क्या है, मेरे लिए फीडबैक है ना। तो जब तक फीडबैक जब आ जाएगा तो इट प्रूव्स कि कम्युनिकेशन का जो साइकिल है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन के कुछ लेवल्स हैं, देखिए बुक में कुछ नाम अलग दिए हुए हैं, मैंने इसीलिए उन्हें ब्रैकेट्स में डाल दिया है। जनरली इन्हें इन्हीं नामों से जाना जाता है, और बुक में भी जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर ये नाम मेंशन्ड है ना। सो फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे बुक में ऐसा लिखा गया, कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन जो नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ के साथ किया जा रहा है, मशीन्स के साथ कम्युनिकेशन किया जाना, एनिमल्स के साथ कम्युनिकेशन किया जाना, सिंबल्स या साइन लैंग्वेज का यूज़ कर कर कम्युनिकेशन किया जाना, तो वो क्या है,
एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन रहेगा। देन कम्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल का मतलब है एक ऐसा कम्युनिकेशन जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में है, लाइक मी एंड यू। मैं और आप अगर सोलो इंडिविजुअल्स बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसमें एक सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। अगर दो लोग बात करें, यानी अगर रोहन और सोहन बैठकर बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। देन कम्स इंट्रापर्सनल। देखो इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? जब मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी इनर थिंकिंग, सेल्फ टॉक कर रही हूँ, खुद से भी तो बातें करते हैं हम कि मैं ऐसे तैयारी कर लूँगा, मैं वैसे तैयारी कर लूँगा, मैं सोचती हूँ मैं ऐसे पढ़ा दूंगी, मैं ये टॉपिक ऐसे कवर करवा दूंगी, यहाँ पर न्यूमेरिकल डाल दूंगी, यहाँ पर थ्योरी से समझा दूंगी। सो व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर थिंकिंग की जो चीज़ें हैं वो क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रहा है। अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन तीन टाइप से हो सकता है। इट कुड बी अपवर्ड, यानी कि फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है ना। इट कुड बी डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, या हॉरिजॉन्टल, दो एम्प्लॉयज जो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो इंटरपर्सनल है। दो सुपीरियर्स के बीच में कम्युनिकेशन जो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। उसके बाद आ जाता है मास कम्युनिकेशन। अब देखो यूट्यूब जो यूट्यूब है वो हमारा मास कम्युनिकेशन का ही एक सोर्स है। एक वीडियो आती है, अ लॉट ऑफ पीपल कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, है ना। तो एक टाइम पर एक पर्सन सेंडर है और वो मल्टीपल लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे जब मान लो कोई सेमिनार्स होते हैं, जैसे मान लो कोई आपका कोई ये होता है, रैली वगैरह होती है कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, तो वहाँ पर स्पीकर कौन होता है? एक पर्सन, और पब्लिक कितनी ह्यूज पब्लिक होती है टू हियर और टू लिसन टू दैट इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या है? मास कम्युनिकेशन है। एक साथ बहुत सारे लोगों को जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो वो मास में आ जाता है। न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर देखो एक ही बार प्रिंट हो रहा है और मल्टीपल लोग उसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो भी क्या है? मास कम्युनिकेशन है। टीवी, न्यूज़ चैनल्स, ये सब मास कम्युनिकेशन का ही सोर्स रहेगा। ठीक है जी। कम्युनिकेशन हो गया। अब एक टॉपिक बचा है सुपरविजन का। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, सिंपल से वर्ड्स हैं, यूजुअल रूटीन में यूज करते हैं कि ये सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर गाइड करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है कि काम एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सुपरविजन में क्या होता है? काम को असाइन करना, काम को असाइन करने के बाद एम्प्लॉयज को गाइड करना कि काम कैसे करना है। फिर उनके काम को गाइड करने के बाद आप उनकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करते हो कि प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है, काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर आप उनको उनकी प्रोग्रेस, उनके वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर फीडबैक देते हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, दिस कुड बी अ वे। और फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है एट द एंड क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। क्लियर? सो दिस इज द इन्फोग्राफिक फॉर द टुडेज लेक्चर। आप इसको यूज कर सकते हो टू रिवाइज द टॉपिक्स। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा डायरेक्टिंग, और काफ़ी आसान भी है, जनरल जनरल सी बातें हैं। सुनकर भी ऐसा ही लगा होगा कि आपने ऐसी बातें पहले भी सुनी हुई हैं, है ना। क्योंकि डायरेक्टिंग का फंक्शन वन और द अदर वे आप लोग भी अपनी डे टू डे लाइफ में जो है वो फॉलो कर कर चल रहे हो। सो कुछ क्वेश्चंस कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ बैंक इंट्रोड्यूसेस अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, द मैनेजर इनवाइट्स सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कस द पॉसिबल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट देयर फीडबैक इनटू द फाइनल प्लान। अब मैनेजर जो है एम्प्लॉयज से बात कर रहा है, एम्प्लॉयज से सजेशन ले रहा है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है, उनके फीडबैक्स को फाइनल प्लान में इंक्लूड कर कर चल रहा है। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? पार्टिसिपेट करवा रहा है ना अपने एम्प्लॉयज को, तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल जो है वो मैनेजर अडॉप्ट कर कर चल रहा है। Question number 2, which of the following statements are correct? Directing includes leadership, motivation, communication, supervision. बिल्कुल ठीक बात। Effective leadership enhances coordination and organizational performance. ये भी ठीक बात। Motivation always arises from the financial incentives. नहीं, ज़रूरी नहीं है, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सब मोटिवेशन ही है। Communication is essential for implementing managerial decisions effectively. मैनेजेरियल डिसीजंस को अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है तो कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यस वी कैन से सो। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
Question number 3, a bank employee believes that if he puts in greater effort, he will achieve better performance ratings, which will lead to promotion and salary increments. Consecutively, he works with greater enthusiasm. तो ये सिचुएशन किस चीज़ को इलस्ट्रेट कर रही है कि अगर आप ग्रेटर एफर्ट लगा रहे हो तो बेटर परफॉर्मेंस होगी तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा. तो कौन सी थ्योरी है ये थ्योरी है हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है. ठीक है ना. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. और आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. फॉर एनी अदर काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB एंड CIB, यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 or email us on hello@edutab.co.in. We are here to help you and we are very happy to help you as well. So आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. हम मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन टेक केयर.